गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 12वीं विषय इतिहास का अध्याय 1 हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। ये हमारा भाग 3 है। पिछली कक्षा में हमने हड़प्पा सभ्यता से मिले प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा की थी। वहाँ हमने 2 प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ा था। पहला हमारा था हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। आज हम सिंधु सभ्यता से मिले और अनेक नगरों के बारे में सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे। तो हमारा तीसरा नगर है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1931 में एम.जी. मजुमदार ने की थी। चन्हुदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1931 में एम.जी. मजुमदार ने की थी। उन्नीस सौ 1935 में मेके ने भी इसका उत्खनन करवाया था। 1931 में एम.जी. मजुमदार ने इसकी खोज की थी। उसके बाद 1935 में मेके ने भी इसका उत्खनन करवाया था। अगर चन्हुदड़ो की लोकेशन हम देखें तो चन्हुदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। जो हमारा मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में, वहीं 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चन्हुदड़ो स्थित है। यहाँ सेंधव संस्कृति के अतिरिक्त पाक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर या झांगर संस्कृति कहते हैं, यहाँ पर सेंधव संस्कृति के अतिरिक्त और भी संस्कृतियाँ विकसित हुई, जैसे झूंगर और झांगर। तो इसी के आधार पर कहा जा सकता है कि संभवतः ये नगर एक औद्योगिक केंद्र रहा होगा। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। यहाँ मणिकारी, मुहर बनाना, भाप माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मेके का यहाँ से मनका का कारखाना तथा मेके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना और एक भट्टी प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अवशेषों में प्रमुख। चन्हुदड़ो से हमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौने एवं कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य, सौंदर्य प्रसाधन में प्रयुक्त लिपस्टिक मतलब हम कह सकते हैं कि चन्हुदड़ो से ब्यूटी पार्लर भी मिला है। चन्हुदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वृत्ताकार ईंटें मिली हैं और यहाँ से किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिलता है। हमारा अगला पूरा स्थल है लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस.आर. राव ने 1954 में की थी। लोथल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डॉक्टर एस.आर. राव ने 1954 में की थी। सागर तट पर स्थित यह नगर पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। स्वाभाविक सी बात है, लोथल जो है गुजरात में है, अर्थात ये सागर तट पर स्थित है, तो पश्चिमी एशिया से इसका व्यापारिक संबंध रहा होगा क्योंकि लोथल जो है पत्तन नगर है। लोथल की नगर नियोजन अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो नगर नियोजन की जो व्यवस्था हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में देखी है, ठीक उसी प्रकार की नगर नियोजन की व्यवस्था लोथल में भी देखी गई है भौतिक वस्तुओं के आधार पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोथल भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान ही विकसित शहर रहा होगा। प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है फारस की मोहर, मतलब फारस देश की मोहर, पक्के रंग के रंगे हुए पात्र,
एक रंगकुंड मिला है, गोदीवाड़ा भी मिला है, जहाज़ों की गोदी जिसे डाक यार्ड कहा जाता है, धान और बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े की लघु मरण मूर्तियाँ और 3 युगल समाधियाँ भी मिली हैं और यहाँ से चावल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं हमें। ये महत्वपूर्ण बिंदु आप याद रखेंगे। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ये नोट्स आपके बहुत ही काम की चीज़ें हैं। हमारा अगला नगर है कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान के गंगापुर ज़िले में स्थित है। इस स्थल की खोज अलमानंद घोष ने 1953 में की थी। जो कालीबंगन है वो राजस्थान के गंगापुर ज़िले में, जिसको बदलकर हनुमानगढ़, गंगापुर जिसमें से हनुमानगढ़ ज़िला बना है, वहाँ कालीबंगन स्थित है। इस स्थल की खोज अलमानंद घोष ने 1953 में की थी। यह भवन कच्ची ईंटों के बने पाए गए हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और स्नान कुंड या स्नानागार बनाने के लिए ही किया गया है। भवन यहाँ पर कच्ची ईंटों के बने हैं और बाकी चीज़ें नालियाँ, कुएं, स्नानागार आदि पक्की ईंटों के बनाए गए हैं। कालीबंगन को सिंधु सभ्यता का गरीब नगर कहा जाता है। कालीबंगन को सिंधु सभ्यता का गरीब नगर कहा जाता है। ये बिंदु महत्वपूर्ण है, इसको हम याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता का गरीब नगर कालीबंगन। कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान 2 टीले मिले हैं, जो कि सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से मिले हैं और इसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान 2 टीले भी मिले हैं, जो कि सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा था, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। 2 टीले हैं, जो पूर्व की तरफ है वो बड़ा है और पश्चिम की तरफ है वो छोटा है। पश्चिमी टीले को कालीबंगन प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। जो हमारा कालीबंगन प्रथम जिसे नाम दिया गया है, पश्चिमी टीले को, वहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिण अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे भी बने हैं। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त यहाँ पर मिला है, जिसमें पशुओं की हड्डियाँ रखी गई हैं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी रखी हैं। 7 अग्निकुंड और जो वेदिकाएं हैं वो एक पंक्ति में बनी रखी है। यहाँ से शेलखड़ी एवं मिट्टी की मुहर और नदभान के टुकड़े भी मिले हैं। शेलखड़ी, मिट्टी की मुहर और नदभान के टुकड़े भी यहाँ से मिले हैं। हमारा अगला पूरा स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज J.P. जोशी ने की थी। धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1967 और 68 में इसकी खोज J.P. जोशी ने की थी। उसके बाद वर्ष 1990-91 के दौरान R.S. विस्ट द्वारा इसका व्यापक पैमाने पर उत्खनन करवाया गया। इसकी खोज तो हो चुकी थी 1967 में, 68 में। उसके बाद 1990-91 में इसका व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया।
ये नगर आयताकार बना है जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो नगर है वो आयताकार में बना है और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है किला, दूसरा मध्य नगर और तीसरा निचला शहर। इन तीनों भागों में धौलावीरा को विभाजित किया गया है। यहाँ से एक विशाल जलाशय भी मिला है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। विशाल जलाशय कहाँ से मिला है? धौलावीरा से, जिसका आकार 80.4 मीटर इंटू 12 मीटर और गहराई इसकी है 7.5 मीटर। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था से परिचित है। ये जो विशाल जलाशय हमें मिला है उससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के निवासी एक उन्नत जल व्यवस्था से परिचित होंगे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला है। हड़प्पाई लिपि का एक शिलालेख मिला है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। साथ ही यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं और नेम प्लेट भी मिली है धौलावीरा से। हमारा अगला पुरास्थल है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अन्य नगरों के विपरीत यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित है। ये नगर भी 2 भागों में विभाजित है, एक तो गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में। यहाँ से कब्रिस्तान से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे जो कब्रिस्तान है उसमें कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई है। हमारा अगला पुरस्थल है दैमाबाद। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। याद रखेंगे, दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरस्थल है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरस्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे की आकृति प्राप्त हुई है। रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड और गेंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से कुछ मृदभांड जैसे सेंधव लिपि की एक मोहर, प्रश्तरी प्याले आदि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला पुरस्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की लोकेशन हम देखेंगे, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे यह स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1968 में सूरज भान ने की थी। 1968 में सूरज भान ने। यह नगर 224 हेक्टेयर में है, जो भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। 224 हेक्टेयर में फैला है और ये भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। हमारा अगला पुरस्थल है रोपड़। रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में सतलुज नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। यहाँ भी हमें 2 पुरातत्व मिले हैं। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने भी इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से मृदभांड, शेलखड़ी की मोहर, चर्ट के
बटखरे, छुरा, तांबे के वर्णाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। रोपड़ से मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें, प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, तो रोपड़ से। हमारा अगला पूरा स्थल है रंगपुर। रंगपुर की लोकेशन देखें, ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से पाक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से हमें प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। रंगपुर से हमें धान की भूसी भी प्राप्त हुई है। हमारा अगला पुरस्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर की लोकेशन हम देखेंगे, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरस्थल है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती है। त्रिभुज, मोर और गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ हमें यहाँ पर मिलती हैं। हमारा अगला पुरस्थल है हुलास। हुलास जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित है। यह भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके मिले हैं, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि। सेंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। सेंधव जिस पे लिपि उत्कीर्ण है, ऐसा एक ठप्पा भी यहाँ से मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर भी मिला है। रक्षा प्राचीर का अर्थ होता है सुरक्षा दीवार, जो हमें देसलपुर से प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। हमारा अगला पुरस्थल है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर की लोकेशन हम देखेंगे, यह पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के दक्षिण में दाशक नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 में R.A. लिस्टिन ने की थी। यह सिंधु सभ्यता के पश्चिमी पुरस्थल है। जो सुतका गेंडोर है दक्षिण बलूचिस्तान में दाशक नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 में R.A. लिस्टिन ने की थी और यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरस्थल है, जो कि दाशक नदी के किनारे अवस्थित है। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। इसका दुर्ग जो है प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। यहाँ से भी हमें मृदभांड, एक ताम्र निर्मित वर्णाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियाँ आदि के अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। सुतका गेंडोर सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है। जो सुतका कोह एक नगर है, सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसका आकार सुतका गेंडोर जैसा है। हमारा अगला पुरस्थल है बालाकोट। बालाकोट बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित है।
बालाकोट बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित है, जो कि एक बंदरगाह के रूप में कार्यरत है। यह भी एक बंदरगाह नगर है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना भी सुनियोजित पाई गई है। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग है। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर सीप उद्योग सबसे समृद्ध उद्योग था और यहीं से हमें हजारों की संख्या में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े भी मिले हैं। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। हमारा अगला पुरस्थल है बनावली। बनावली की लोकेशन देखेंगे। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। वर्ष 1973-74 में एस.आर. बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन कराया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं। संस्कृति के 3 स्तर यहाँ पर भी मिले हैं हमें। पहला है प्राक सैंधव, दूसरा विकसित सैंधव, तीसरा उत्तर सैंधव। हम याद रखेंगे तीनों, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भाग में विभाजित करती हैं। बनावली की जो सड़कें हैं वो नगर को तारांकित भाग में विभाजित करती है। तारांकित मतलब स्टार शेप्ड में। ये रहा इस तरीके से स्टार शेप्ड में वो विभाजित करती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में मोहर, बटखरे, लाजवर्द, कार्नेलियन के मनके, हल्के आकृति के खिलौने, तांबे के वर्णाग्र आदि साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। हमारा अगला पुरस्थल है भगवानपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। भगवानपुर जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। जे.पी. जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में सफ़ेद, काले और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि पाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले पुरस्थल की ओर। हमारा अगला पुरस्थल है मांडा की लोकेशन हम देखें। मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जे.पी. जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। इसका उत्खनन 1982 में जे.पी. जोशी और मधुबाला द्वारा कराया गया था और यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरस्थल है। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है कि यहाँ संस्कृति के 3 स्तर थे। पहला प्राक सैंधव, दूसरा विकसित सैंधव, तीसरा उत्तरकालीन सैंधव। संस्कृति के 3 स्तर यहाँ मिले हैं, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तरकालीन सैंधव। प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं मिट्टी के ठिकरे, हड्डी के नुकीले वर्णाग्र, चर्ट ब्लेड,
कांस्य निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मोहर आदि अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु की ओर। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर हमें मिले हैं, हमने उन नगरों के बारे में यहाँ सूक्ष्मता से अध्ययन किया। अब मैं आपके लिए सिंधु संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लेकर आई हूँ। पहला है, खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्ति से यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। खुदाई से जो हमें बहुत सारी नारी की मूर्तियाँ मिली हैं, उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है मात्र सत्तात्मक रही होगी। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उनके वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के होते थे। सूती वस्त्र के जो हमें साक्ष्य मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग कपास की खेती के बारे में जानते होंगे, वो कपास उगाते होंगे। और सर्वप्रथम भारत में जो सर्वप्रथम कपास की खेती के साक्ष्य हैं, वो सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। अर्थात सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु वासियों ने ही प्रारंभ की थी। अगला है, कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, मुसली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। और जो आभूषण हैं वो पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण पहनते थे। हमारा अगला पॉइंट है, नौसारों में स्त्रियों की मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। स्त्रियों की मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो कि हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सिंधु वासियों का प्रमुख खेल पासा था। इनका मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। सिक्कों का प्रचलन यहाँ नहीं था। यहाँ भी स्वाभाविक सी बात है, जब सिक्के नहीं चलते थे तो जो आदान प्रदान है वो वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा किया जाता होगा। अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता होगा, क्योंकि उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था। लोथल एवं मोहनजोदाड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। तराजू का इस्तेमाल वो तोलने के लिए करते होंगे। और लोथल और मोहनजोदाड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। उनके बाट घनाकार, बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के थे। ये उनके बाट के आकार हैं। अधिकांशतः बाट घनाकारी होते थे और कुछ मात्रा में अन्य भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन और मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। जो हमें सुमेरियन लेख मिला है, उससे ज्ञात होता है कि सिंधु वासियों का जो व्यापारिक संबंध है वो मेलुहा, दिलमुन और मगन, इन तीनों स्थलों से रहा होगा। मेलुहा की पहचान हमें सिंध क्षेत्र से मिलती है और दिलमुन फारस की खाड़ी के बहरीन में स्थित है। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। लोथल से जो हमें मम्मी की आकृति प्राप्त हुई है, इससे पता चलता है कि मिस्र से व्यापारिक संबंध रहा होगा। सिंधु सभ्यता से मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभंड कला के उन्नत होने के प्रमाण भी मिलते हैं। वहाँ पर ये सब कलाएँ उन्नत अवस्था में थी। हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियाँ तथा मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन पाषाण मूर्तियाँ पाई गई हैं।
हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियाँ और मोहनजोदड़ो से 1 दर्जन पाषाण मूर्तियाँ पाई गई है। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पशु मूर्ति जिसे हम कहते हैं, उसका शरीर भेड़ का है और मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। पाषाण मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई है उसमें 2 सिर रहित मानव मूर्तियाँ सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगन से कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। चन्हुदड़ो से इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी, चन्हुदड़ो से हमें इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। मरण मूर्तियाँ पुरुष, स्त्रियों और पशु पक्षियों की होती थी। बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। सेंधव काल में सर्वाधिक मोहर शैलखड़ी की बनाई जाती थी। वहाँ से जो बहुत बड़ी संख्या में मोहरें मिली हैं वो शैलखड़ी की बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर होती थी, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, बेलनाकार, गोलाकार और बेलनाकार भी हैं, पर जो अधिकांश मोहरें हैं वो वर्गाकार और चौकोर और वर्गाकार बनाई जाती थी। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बेल का है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता की मोहर पर सर्वाधिक अंकन जो है वो एक श्रृंगी बेल का है और इसके बाद कुबड़ वाले बेल का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से जो एक मोहर मिली है उस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के दाईं ओर चीता और हाथी, योगी के दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा तथा भैंस चित्रित है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके 3 मुख है। त्रिशूल जैसा जो आभूषण है उसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सेंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। सेंधव निवासी पशु पक्षियों, वृक्षों आदि की भी उपासना करते थे। लोथल तथा कालीबंगन के पुरास्थल से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगन से। अगला पॉइंट है, उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रक्रिया प्रचलित थी, किंतु इसमें कुछ अपवाद भी मिले हैं। जो शव है वो अधिकांशतः उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दफनाए जाते थे, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी मिले हैं। कालीबंगन में शव कालीबंगन में शव दक्षिण उत्तर दिशा में, रोपड़ में पश्चिम पूर्व दिशा में और लोथल में पूर्व से पश्चिम दिशा से प्राप्त हुए हैं। अधिकांश आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। जो समाधिकरण है इसके उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो सिंधु सभ्यता से संबंधित पूछे जाते हैं। इसके
इसके लिए मैंने हर जगह से आपके लिए ये नोट्स तैयार किए हैं। आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और 3 से 4 बार इनका रिवीजन करेंगे तो आपको ये नोट्स, ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद हो जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की विषय वस्तु पसंद आई होगी। Thanks a lot dear friends for watching this video। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।